Hello friends, so I'm back with my second class and this is going to be the second class for OOPS. So चलो start करते हैं. Let me share my screen. So दोस्तों जैसे कि हमने पहले क्लास में पढ़ा था क्लास, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इसका ओवरव्यू हमने पढ़ा था. तो इसी क्लास को अब आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा डीप में जानते हैं कि क्लास क्या होती है. ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब ये बनता है तो इंटरनली क्या होता है, इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो जैसा कि इस ट्यूटोरियल में हम एक एप्लीकेशन टारगेट कर रहे हैं, एक बैंकिंग एप्लीकेशन विद दीज नंबर ऑफ फंक्शनैलिटीज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट समथिंग अबाउट क्लास. ओके ओके, सपोज अगर हमारी एक क्लास है, क्लास 1, क्लास एनिमल, अगर हमारी एक क्लास है. ओके, और इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया एनिमल इक्वल्स टू न्यू एनिमल. तो दोस्तों इसमें होता क्या है, एक्चुअल में होता क्या है, अगर हमने न्यू कर दिया तो सिस्टम लेवल पे होता क्या है, तो जिसके बारे में हम आज जानेंगे. सो जैसे ही हम किसी भी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसी टाइम पे न्यू लिखते ही एक हीप क्रिएट हो जाता है. हीप इज अ मेमोरी. ओके, सो जैसे ही हमने न्यू हीप बनाया, ओके, और इस हीप को एक्सेस करने का जो रेफरेंस होगा वो इसका ऑब्जेक्ट होगा, जो कि है an. ओके, सो इसका जो रेफरेंस है वो है an. ओके, अगर हमें, और इस क्लास के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, क्लास प्रॉपर्टीज, मेथड्स एक्सेट्रा, जितनी भी होगी प्रॉपर्टीज, मेथड्स, वो सब हम इस रेफरेंस से एक्सेस कर सकते हैं. ओके, और अगर हमने एक दूसरा इंस्टेंस बनाया इस क्लास का an2, तो दोस्तों इसके लिए क्या होगा, इसके लिए एक दूसरा हीप क्रिएट होगा जिसका रेफरेंस an2 होगा, जिसको एक्सेस करने का रेफरेंस an2 होगा. ओके, और मैं बता दूं कि जो भी इनिशियलाइजेशन, जो भी गेट एंड सेट हम an में करेंगे वो टोटली इंडिपेंडेंट होगा an2 से. an2 के अंदर अगर हम कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, मैं नोटपैड खोलता हूं इसके लिए. सपोज देयर इज अ क्लास, ओके, एग्जिस्टिंग में कर लेते हैं. ओके, सपोज कि हमारी क्लास थी बॉय. ओके, और बॉय हमारी क्लास थी, और अगर हम बॉय का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सपोज boy1, तो boy1 के लिए देयर विल बी अ हीप मेमोरी विल बी allocated. ओके, सो boy1 की जो भी प्रॉपर्टी और मेथड, कॉलिंग, रिटर्न वैल्यू जो भी होगी वो boy1 के पास ही रहेगी. अगर हम एक बॉय क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बना देते हैं boy2, न्यू बॉय, तो दोस्तों इसके लिए क्या होगा, इसके लिए दूसरी हीप क्रिएट होगी. ठीक है, और अगर हम boy2 डॉट नेम इक्वल्स टू फिल कर देंगे, ओके, तो boy2 का
जो इंस्टेंस है बॉय क्लास का, जो boy2 इंस्टेंस है उसमें इस प्रॉपर्टी का नेम फिल है। तो अगर मैं देखूं एक जो हीप मेरी ये है और दूसरी हीप ये है, तो इसमें क्या होता है कि इस हीप में क्रिएट की हुई इनिशियलाइज की हुई प्रॉपर्टी इसके रेफरेंस में रहेगी, और इस हीप में जो कि नया ऑब्जेक्ट है आप इसको रिलेट कर सकते हो boy1 और boy2 से। ओके ओके, तो वो ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, सो ये दोनों कंप्लीटली सेपरेट होते हैं। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे उतनी नई हीप क्रिएट होगी, और हर हीप अपने आप में सेपरेट है। ठीक है, चलो दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं हम, वो है कंस्ट्रक्टर। ओके, कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर होता है कंस्ट्रक्ट करने वाला। ओके, क्लास अगर मैंने बना दी यहाँ पे अकाउंट्स। ओके ओके, तो भाई कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर किसी भी क्लास को कंस्ट्रक्ट करते समय जो भी मेथड इन्वोक होता है वो उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है हमेशा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर मतलब क्लास को कंस्ट्रक्ट करने वाला। ओके, कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास के नेम पे होता है। ओके, और इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। ओके, तो अब भैया हम बात करेंगे यार कि ये इन्वोक कब होता है। जैसा मैंने बताया, क्लास को कंस्ट्रक्ट करते टाइम, मतलब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम। एन, जैसे ही हमने यहाँ न्यू कीवर्ड लिखा प्रोग्राम चला, वैसे ही ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाएगा। और हमें ये आउटपुट मिल जाएगा। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्लास बना के उसके अंदर कंस्ट्रक्टर बना के, जिस भी लैंग्वेज में आप काम कर रहे हो आप सर्च कर सकते हो हाउ टू क्रिएट कंस्ट्रक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। ठीक है, और जैसे ही आप न्यू कीवर्ड क्लास को इनिशियलाइज करोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, वैसे ही ये कॉल हो जाएगा। इसको एक्सप्लिसिटली कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर कितने तरह के होते हैं? ठीक है, तो मैं एक हाई लेवल लैंग्वेज की बात करूंगा, तो ये दो तरह के होते हैं इन हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, आप बोलोगे सी प्लस में तो कॉपी कंस्ट्रक्टर भी था, ठीक है वो भी टर्म है, बट मैं सिर्फ दो कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करूंगा जिनका कि हम यूज करते हैं। पहला होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है भाई? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सिंपल जो हमने ऊपर लिखा है यही है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अच्छा एक बात बताए, एक बात ये होती है कि अगर आपने किसी भी क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं डाला, तो लैंग्वेज क्या करती है उसके रन टाइम पे, सॉरी कंपाइल टाइम पे खुद से ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डाल देती है। ठीक है, विथ नो रिटर्न टाइप, विथ नथिंग। ओके, सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमेशा होता है। आपको कुछ वैल्यू चाहिए, आपको इसका कुछ यूज करना है, तो आप एक्सप्लिसिटली लिख भी सकते हो। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर। ठीक है, इंट एक्स एंड वाई। ओके, तो भैया अगर मैं एक बात बोलूं कि मेरे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैं एक्सप्लिसिटली मैंने नहीं लिखा, ठीक है, और मैंने केवल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिख दिया। ठीक है, अच्छा आप पहला क्वेश्चन ये करोगे कि अगर हम क्लास को, ठीक है, का जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं
तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो ये कब कॉल होगा? तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे हम, अगर हमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम हम पैरामीटर पास कर देते हैं y7। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से प्रिंट करा के देख सकते हो, x प्लस y। तो जो भी वैल्यू आप यहां पर भेजोगे, ठीक है, जो भी वैल्यू आप यहां पर भेजोगे वो यहां पे प्रिंट होगी। ठीक है, अब अगर आप बोलते हो कि मैं इसको हटा दूं, अगर आप इसको हटा दोगे तो ये क्लास बिना पैरामीटर पास के कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती। आप किसी भी टाइप का पैरामीटर बना सकते हो, कितने भी पैरामीटर बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बनाओ, इसका यूज करो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो आज का असाइनमेंट है क्लास कंस्ट्रक्टर क्रिएट मल्टीपल कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड एंड प्रिंट पैरम्स। ठीक है, तो ये है आज के असाइनमेंट। ठीक है, अच्छा, हर लैंग्वेज में हम कंस्ट्रक्टर के बिना कोड लिखना बहुत ही मुश्किल होता है, पता है। इंटरप्राइज जो कोड होते हैं बिना कंस्ट्रक्टर के लिखना बहुत बहुत मुश्किल है। तो कंस्ट्रक्टर एक बहुत ही हेल्पफुल चीज है। अच्छा, अब सपोज करो कि हम कंस्ट्रक्टर यूज क्यों करेंगे। ठीक है, अब मान लो मैं इस क्लास का अकाउंट्स का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, बट मुझे किसी डेटाबेस से कनेक्ट करना है। ठीक है, या मुझे कोई ऐसी प्रॉपर्टी इंजेक्ट करनी है इसमें जो कि क्लाइंट से आए, जो कि क्लाइंट डिसाइड करे, मतलब ऑब्जेक्ट बनते टाइम डिसाइड हो वो चीज, या जिसको हम बाहर से कॉन्फ़िगर कर सके, जिसको अंदर हमें हार्ड कोड ना करना हो। ठीक है, अब मान लो मेरा एक प्रोग्राम है, क्लास है मेरी लॉग। ठीक है, अब इसके अंदर जो है मेरा एक मेथड है राइट लॉग, और इसके अंदर मेरा एक कंस्ट्रक्टर है लॉग। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि बाहर से जो लॉग का जो पाथ आए, जो पाथ हम प्रोवाइड करें वहीं पे लॉग राइट हो। ठीक है, लॉग पाथ, ओके। प्रॉपर्टी पाथ, अब क्या करेंगे हम, इसको हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, स्ट्रिंग पाथ। अब जो मेरी पाथ की प्रॉपर्टी थी उसमें मैं इसको इनिशियलाइज करा दिया। ठीक है, अब जब मैं क्लास को बनाने जा रहा हूं, ठीक है, लॉग को, तो मैं यहाँ पे उसको एक पाथ पास कर दूंगा बाहर से। ठीक है, ठीक है, तो किसी भी प्रोग्राम में हमको कोई भी चीज बाहर से इंजेक्ट करनी होती है तो हम इसको करते हैं, कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। इस क्लास की देखो ना, एक चीज देखो, तो ये क्लास बहुत लूजली कपल्ड हो गया। अगर मैं पाथ हार्ड कोड कर देता यहाँ पे, अगर मैं पाथ ये लिख देता यहाँ पे, ठीक है, जो भी पाथ, तो मैं इस पाथ को कभी भी बाहर से चेंज नहीं कर सकता था। समझ में आई बात? तो इस पाथ को कभी बाहर से चेंज नहीं कर सकता था कभी।
बट अभी क्या है, इसको मैं बाहर से पास कर रहा हूँ, तो उसको मैं कभी मैंने ये कर दिया, कभी मैंने इसको डी ड्राइव कर दिया, जब मेरा मन करेगा मैं चेंज कर दूंगा। इसे बोलते हैं लूज कपलिंग। ठीक है, इसको मैंने डिकपल कर दिया। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर बहुत ही यूजफुल चीज है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का यूज बहुत ज्यादा होता है, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब कंस्ट्रक्टर क्रिएट कैसे होता है, जैसे ही हमारी हीप क्रिएट होती है कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाता है। इसको एक्सप्लिसिटली कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कि जैसे कि अगर राइट लॉग जो मेथड है, अगर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ये राइट लॉग एक मेथड है। ठीक है, अब राइट लॉग मेथड को क्या होता है, अब ये मुझे एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ेगा, बट कंस्ट्रक्टर क्लास के नाम पे होता है, ऐसे हमें कभी भी एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करना पड़ता। ठीक है, गॉट इट। ओके, अब भाई एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट आती, कंस्ट्रक्टर चेनिंग। कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या होती है भैया? कंस्ट्रक्टर चेनिंग ये होती है कि मान लो मेरी एक क्लास में बहुत सारे कंस्ट्रक्टर हैं। ठीक है, अब इसमें एक कंस्ट्रक्टर है, इंट एक्स है, भैया इसका मतलब ये होता है जैसे ही मैं कॉल एक बार इनिशियलाइज करूं और सारे कंस्ट्रक्टर बैक टू बैक कॉल हो जाएं, ये होती कंस्ट्रक्टर चेनिंग। मतलब ये एक चेन में एग्जीक्यूट हो जाए, मुझे एक्सप्लिसिटली अगर मैंने, अब देखो यहाँ पे एक चीज, अगर मैंने ये इस तरह से ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया है तो ये कॉल होगा। ठीक है, ये तो नहीं होगा ना, मैं चाहता हूं अब अगर मैं ये कर दूंगा तो ये कॉल होगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये भी कॉल हो, ये भी कॉल हो, ये भी कॉल हो जाए। ठीक है, तीनों चीज कॉल हो जाए। तो अब मैं क्या करूंगा, कंस्ट्रक्टर चेनिंग के लिए हम क्या करते हैं, दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो हर लैंग्वेज में सिंटेक्स अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, तो यू कैन सर्च हाउ व्हाट कीवर्ड्स फॉर कंस्ट्रक्टर चेनिंग, कीवर्ड्स टू कॉल वन कंस्ट्रक्टर from another constructor in a class, you can search in your programming language. Okay, so I will provide it here, x, I'll provide this. Okay, अभी आप बोलोगे this क्या होता है, मैं बताता हूँ this क्या होता है, कंफ्यूज मत होना this से। ठीक है, तो ओवरऑल कंस्ट्रक्टर चेनिंग में मतलब ये होता है, अगर मैं एक कंस्ट्रक्टर कॉल करूं तो बैक टू बैक मेरे सारे कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएं। मैंने इसको कॉल किया, ठीक है, ये कॉल हुआ, ये इसको कॉल कर दे, ये इसको कॉल कर दे। ठीक है दोस्तों, जब हम ये एप्लीकेशन बनाएंगे ना, ये एप्लीकेशन, तो ये बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, कंस्ट्रक्टर चेनिंग हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं दोस्तों दिस कीवर्ड पे। दिस क्या होता है, दिस होल्ड्स द इंस्टेंस ऑफ करंट क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब दिस जो होता है किसी क्लास के अंदर उसका जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी तरह से बिहेव करता है। ठीक है, इस क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज को, क्लास के अंदर मेथड्स को, क्लास के अंदर अलग अलग कंस्ट्रक्टर्स को एक्सेस करने का काम आता है। तो दिस जो होता है इस क्लास के अंदर, बाहर नहीं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट इस क्लास के बाहर बनेगा। ठीक है, बट मुझे अंदर अगर इसके इसके प्रॉपर्टीज और मेथड से डील करना है, कोई चीज अंदर ही अंदर कॉल करनी है, तो उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने इससे ये कॉल किया था। ठीक है, तो अभी आज प्रैक्टिस करनी है हमें दिस कीवर्ड की, कंस्ट्रक्टर की, कंस्ट्रक्टर चेनिंग की। ठीक है, ओके ओके दोस्तों, बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।
मेक श्योर असाइनमेंट करो आप।